वाले हैं कोर जावा का सेकंड टॉपिक, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर सिस्टम, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, गुड। स्लाइड पे चलते हैं हम इसकी। तो ये है हमारी, बेटा ये कूलर का थोड़ा सा कम करते हैं। तो ये है हमारी स्लाइड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे OOPS के कंसेप्ट, ठीक है। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। लेट मी चेक माय सिस्टम। राइट, तो जावा क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, डन। अब शायद ऊपर से आवाज नहीं आएगी, राइट। तो जावा हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो इसके अंदर होता है हमारे पास में व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है। देयर इज सम सेटिंग प्रॉब्लम, या ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट जावा इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। इसके पहले हमने बेसिक जावा में देखा था इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, बाइट, बूलियन, लॉन्ग शॉर्ट, दीज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट। तो जावा क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है, इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप को, इसलिए जावा जावा इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जावा के अंदर सारी चीजें ऑब्जेक्ट में ट्रीट होगी, ऑब्जेक्ट के थ्रू बात करेंगे हम लोग। हर चीज का एक ऑब्जेक्ट होता है, हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम हमेशा क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, और सभी क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्लास का। तो जावा में हम जितने भी प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं, जितने भी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, वो सब किस में लिखेंगे, हम क्लास में। और सभी क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। मैसेज होता है इसके अंदर जो हम देखने वाले हैं, इनकैप्सुलेशन। अब जावा क्या करता है, चार मेन इसके पिलर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। सबसे पहला होता है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। These are four pillars of Java object oriented programming language, ठीक है। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट इज OOPS कंसेप्ट, तो आपको कहना है जावा चार मेन पिलर पे काम करता है, दैट इज इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। ये चार पिलर होते हैं, ध्यान रखना, इंटरव्यूअर आपसे पूछने वाला है। आ रहा है समझ में? वो पूछेगा व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, आपको उसकी डेफिनेशन बताना है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। दीस आर द फोर मोर इंपोर्टेंट पिलर्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं उसको, ऑब्जेक्ट OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो हम OOPS में ये सब चीजें देखने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगेन हमने कहा है कि जावा is not a pure object oriented programming language. Why? Because it supports primitive data type, right? अब ये primitive data type कहाँ से आए? पहले हमारे पास जावा से पहले लैंग्वेज चलती थी C और C++, उसमें भी कोडिंग प्रोग्रामिंग होती थी, तो दैट इज कॉल्ड लेगेसी। लेगेसी मतलब जो पुराना शुराना है, तो पुरानी शुरानी चीजों से क्या निकाला उन्होंने, उसको जावा में भी यूज कर लिया है। बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। अगर ये प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा में अवेलेबल नहीं होते तो जावा क्या हो जाती, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती, राइट। हमने 2 नंबर के प्रोग्राम को जोड़ने के लिए इंट का यूज करा था, इट इज वेरिएबल, इंट i इक्वल टू 3, इंट b इक्वल टू 5, व्हाटएवर, राइट। तो दैट इज इंटीजर। अब इंटीजर हम यूज कर रहे थे 2 नंबर को जोड़ने के लिए कर रहे थे, इंट सम इक्वल टू a प्लस b, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हमने सम को प्रिंट करवा लिया था।
आ रहा समझ में? तो दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसलिए जावा क्या होगी, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी। अदर डेटा टाइप में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट, हर चीज ऑब्जेक्ट में हम ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पर एक टेबल, एक ऑब्जेक्ट है। टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके चार ये जो पेयर है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हुए। इसका टॉप एट्रीब्यूट हुआ, इसके नेटवर्क एट्रीब्यूट्स हुए, इसके नीचे कुछ लगा हुआ है, वो क्या हुआ? एट्रीब्यूट्स हुआ। आना समझ में? दीज आर एट्रीब्यूट्स। वन सेकेंड। These are attributes, right? ओके, ठीक है। तो जावा क्या करता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप को तो सपोर्ट कर ही रहा है। यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप को तो सपोर्ट कर ही रहा है, साथ साथ में क्या कर रहा है वो? अदर डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट कर रहा है, साथ में ऑब्जेक्ट को भी सपोर्ट कर रहा है। किसको कर रहा है सपोर्ट? ऑब्जेक्ट्स को और अरेज को। अरेज हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब अदर डेटा टाइप्स में क्या आ गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट्स और अरेज, ठीक है। और स्ट्रिंग क्या होती है हमारी? बिल्ट इन क्लास होती है। स्ट्रिंग क्या है हमारी? बिल्ट इन क्लास, मतलब जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर अवेलेबल है ये। हम लोग पैकेजेस बना रहे थे अभी तक, कॉम डॉट बेसिक, कॉम डॉट फलाना, कॉम डॉट टिमकाना, वो क्या है? हमारे पैकेजेस हैं, ठीक है। तो जावा ने क्या करा, हमको जैसे हम जेडी को इंस्टॉल करते हैं तो उसने हमको क्या करा, बाय डिफॉल्ट पैकेज दे दिया, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। बोला जैसे हमने लिखा था ना, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू दीनानाथ चौहान, हमारा आया था क्या ये आपके टॉपिक में? आया था। तो स्ट्रिंग क्या है? प्री डिफाइंड हमारी क्या हो गई? क्लास हो गई, राइट। तो प्री डिफाइंड क्लास स्ट्रिंग हो चुकी थी हमारी, ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्या करा था? स्ट्रिंग डॉट लेंथ, स्ट्रिंग डॉट अपर केस, स्ट्रिंग डॉट लोअर केस, हमने ये सब चीजें क्या करी थी, वो ला के दे दी थी आपको, है ना। डिफॉल्ट मेथड्स, दीज आर डिफॉल्ट मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एंड स्ट्रिंग लीटर आर सपोर्टेड बाय द लैंग्वेज इन एज अ स्पेशल केस। जो भी आपको मेथड इसके अंदर से डिफॉल्ट मेथड्स यूज करना हो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट समझे? यहाँ पर सारी बात अब ऑब्जेक्ट के थ्रू में होने वाली है आगे, ठीक है। दीवार क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर ईट क्या हुई? एट्रीब्यूट्स हुई। रेती सीमेंट क्या हुआ? एट्रीब्यूट हुआ। हर चीज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा रियल वर्ल्ड कंसेप्ट समझेंगे। प्रोजेक्टर क्या हुआ? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। इसका डिस्प्ले क्या हुआ? एट्रीब्यूट हुआ। आ रहा है समझ में? स्टूडेंट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। अब स्टूडेंट में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, उसका एड्रेस, ईमेल आईडी, दीज आर एट्रीब्यूट्स। उसकी प्रॉपर्टीज, वेरी सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम लोग। इसी तरीके से देखिए एट्रीब्यूट्स, कलर रेड, ये एट्रीब्यूट हुआ। अभी हम क्या लिख रहे थे? इंट आई इक्वल टू 5 लिख रहे थे। अब हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कलर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा। अब ये वेरिएबल क्या करते हैं? इस वैल्यूज को होल्ड करते हैं। इस वैल्यूज को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। तो रेड किसके अंदर चले गया? आप कलर के अंदर चले गया। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग एबीसी लिखता तो रेड किसके अंदर चले जाता? एबीसी के अंदर। तो दीज आर वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल। और वेरिएबल के अंदर मैंने एक और इंटीजर टाइप कर लिया, मतलब मैंने प्रिमिटिव डेटा टाइप लिया यहाँ पर। तो इंटीजर बॉर्डर विड्थ के अंदर मैंने क्या सेट कर दिया? 5। 5 किसके अंदर चले गया? इस बॉर्डर विड्थ ऑब्जेक्ट के अंदर चले गया। और मैं चाहूँ तो उसको प्रिंट करा के देख सकता हूँ। सिस्टम डॉट प्रिंट कराने के लिए हमेशा हम लोग यूज कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैंने बॉर्डर विड्थ डाला है तो इसके अंदर क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 5। अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा कलर, तो यहाँ पर क्या क्या डिस्प्ले हो जाएगा? रेड, ठीक है। वेरी सिंपल। अदर डेटा टाइप हम देख चुके हैं। ठीक है। अब कस्टम डेटा टाइप, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? अब सारी चीजें हमने कहा कि ऐसे ऑब्जेक्ट ट्रीट होगी, तो ऑब्जेक्ट ट्रीट होगी तो हम लोग क्लास कौन सी लिखेंगे? कस्टम क्लासेस लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे हम? कस्टम क्लासेस। अब हमको एक रिक्वायरमेंट आई है, हमको एक रिक्वायरमेंट आई शेप क्लास की। कौन सी क्लास की? शेप क्लास की। शेप होता है, शेप कौन कौन से होते हैं? ट्राइंगल के अंदर भी बनता है, रेक्टेंगल में भी बनता है, ठीक है। तो क्या बनाते हैं? शेप बनाते हैं। तो कस्टम क्लास आई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एज पर माई रिक्वायरमेंट, एज पर माई प्रोजेक्ट नीड, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? पब्लिक क्लास स्टूडेंट लिख सकता हूँ। पब्लिक क्लास स्टूडेंट। मैं मान लो मेरा स्कूल है, मेरा क्या है?
स्कूल है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। मैं यहाँ पर लिखूंगा प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, मैं लिखूंगा प्राइवेट इंट रोल नंबर। आ रहा समझ में? तो मेरे पास कौन सी डिटेल सेव होने वाली है, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का रोल नंबर। इसी तरीके से शेप क्लास का एग्जांपल लिया है यहाँ पर, उसके अंदर क्या डिक्लेयर करा है, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ये क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल। जैसा कि हम पहले देख चुके थे, क्लास कंटेन्स वेरिएबल्स एंड मेथड्स, क्लास कंटेन वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए, स्ट्रिंग कलर इक्वल टू नल और प्राइवेट इन बॉर्डर विद इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पिक्चर में आ गया है, जब भी आप कस्टम डेटा टाइप कस्टम क्लास लिखेंगे, कस्टम क्या लिखेंगे हम लोग, क्लास लिखेंगे, तो आपको उसके सेटर गेटर बनाना पड़ेंगे। सेटर गेटर क्या होते हैं, वैल्यू को सेट करने के लिए और वैल्यू को गेट करने के लिए। सेट करने के लिए सेटर और गेट करने के लिए गेटर। तो दीज आर सेटर गेटर मेथड्स। क्या है ये, सेटर गेटर की मेथड्स है। जब भी आपका प्रोजेक्ट रन होगा, प्रोग्राम रन होगा, तो कहीं पर आपको कलर को सेट कराना होगा, तो आप ये लिखोगे शेप, आप लिखोगे एस डॉट सेट कलर, आ रहा है समझ में, और एस डॉट सेट बॉर्डर विड्थ। तो आप प्रोग्राम में कहीं पर भी जाके वैल्यूज को सेट कर सकते हो। अब आपको एक दूसरी क्लास के अंदर गेट करना है, तो आप क्या करोगे, इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओगे। क्या बनाओगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, शेप एस इक्वल टू न्यू शेप, फिर आप लिखोगे एस डॉट गेट बॉर्डर विड्थ, एस डॉट गेट कलर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों प्रॉपर्टी जो सेट करी आपने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, गेट होने वाली है। तो इसको बोलते हैं मेंबर वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल्स। ये वेरिएबल डिक्लेयर करे हमने, और ये क्या हमारी मेंबर मेथड्स, इसी क्लास की क्या है, ये सेटर गेटर मेथड्स है। और ये हमारा कॉर्पोरेट जावा में आएगा, इसको हम बाद में समझने वाले हैं, दैट इज यूएमएल डायग्राम, है ना। ये सिर्फ लिखने के लिए, समझने के लिए, एक प्रोग्रामर को, डेवलपर को, राइट। सेटर गेटर मेथड डाले मैंने यहाँ पर, तो दैट इज मेंबर वेरिएबल एंड दैट इज मेंबर मेथड। ये देखिए टेस्ट शेप एक क्लास बनी, अगेन मैंने एक क्लास बनाई टेस्ट शेप। और हमेशा हमको जावा का कोड जब भी एग्जीक्यूट करना होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, मेन मेथड। क्या लिखते हैं, मेन मेथड। तो मैंने क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज, और मैंने शेप का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये देखिए क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, शेप इक्वल टू न्यू शेप। और मैंने सेट कर दिया, देखो एस डॉट सेट कलर रेड और एस डॉट सेट बॉर्डर विथ 3। मैंने क्या करा, सेट मेथड यूज करी यहाँ पर। देखिए इस क्लास के अंदर थी सेटर गेटर, ये सेट है, दिख रहा है, सेट, सेट कलर। और यहाँ पर देखिए सेट कलर, ये मैंने सेट करने की मेथड लिखी। ये कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये क्या है हमारा, बॉर्डर विथ। तो बॉर्डर विथ भी क्या हो रहा है, देखो गेट हो रहा है और सेट हो रहा है। देखिए ये सेट बॉर्डर विथ हुई और ये गेट बॉर्डर विथ हुई। यहाँ गेट कलर हुआ और क्या हुआ, सेट कलर हुआ। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जावा हमको लिख के देगा, हम राइट क्लिक करके इसको जनरेट करके देखने वाले हैं। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, हमेशा अब कस्टम डेटा मैंने बनाया है, कस्टम क्लास बनाई है, तो मुझे हमेशा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर क्लास लिखेंगे, हम जितनी भी क्लास लिखेंगे उस सबका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसा बनता है, ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनता है, शेप एस इक्वल टू न्यू शेप, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। शेप एस इक्वल टू न्यू शेप। अब मैंने देखो सेट कर दिया है, एस डॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखा मैंने, एस डॉट सेट कलर रेड और एस डॉट सेट बॉर्डर विथ 3 कर दिया मैंने। और फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर सेट कर दिया, और यहाँ पर क्या करा मैंने, इसको गेट कर लिया। तो जो यहाँ सेट करूंगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे गेट होने वाला है, दिखने वाला है। अब एस क्या है, एस इज ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्टेंस ऑफ द क्लास शेप। एस क्या है यहाँ पर, शेप क्लास जो हमने पीछे बनाई थी हमने। तो शेप क्लास का ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पर, एस। क्या हुआ यहाँ पर, एस, शेप एस इक्वल टू न्यू शेप, शेप एस इक्वल टू न्यू शेप। तो जैसे मैं न्यू कीवर्ड का यूज करूंगा, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और मेमोरी में इस एस को जगह मिल जाएगी। ये देखिए एस यहाँ पर एक जगह मिल गई इसको मेमोरी में। अब मैंने जैसे करा सेट कलर सेट बॉर्डर भी, तो अब इस मेमोरी के अंदर इसमें क्या चलेगा, रेड और 3। जैसे मैं गेट करने की कोशिश करूंगा तो क्या करूंगा, एस डॉट गेट बॉर्डर विथ और एस डॉट गेट, ठीक है, कलर। तो क्या होगा, यहाँ से गेट करके मुझे कंसोल पर प्रिंट करने वाला है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। कहीं पर मेरी क्लास बनी होगी टेस्ट शेप, कंट्रोल शिफ्ट आर दबाऊंगा मैं और टेस्ट शेप लिखता हूं। ठीक है,
सेम प्रोग्राम देखो कौन है बेटा, ये देखिए अभी कस्टम क्लास की बात हो रही है, यहाँ पर कस्टम क्लास की बात हो रही है। तो मेरा यहाँ पर क्या करा है, क्लास शेप बनाई, लिखते ऐसे ही ऐसे रहेंगे हमेशा हम, है ना, ये सिंटेक्स है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा इसी तरीके से, राइट। तो आपने क्या करा, एक शेप क्लास बनाई, पब्लिक क्लास शेप। अब यहाँ पर स्टूडेंट भी हो सकती है, आ रहा है समझ में। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, हम इसको स्टूडेंट से बनाते हैं, राइट, आपके समझने के लिए। एक रिक्वायरमेंट आई मेरे पास में, एक रिक्वायरमेंट आई मेरे पास में, ठीक है, कि आपका एक स्कूल है और आपको क्या करना है, रोल नंबर और, ठीक है, किसको, नेम और रोल नंबर को क्या करना है, नेम और रोल नंबर को क्या करना है, आपको ऐड करवाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, दो फील्ड ले ली, नेम और रोल नंबर की, बाकी की चीजों को मैं डिलीट कर देता हूं यहाँ पर, है समझ में। तो मैंने क्या करा, स्टूडेंट नाम की क्लास ले ली, ठीक है, स्टूडेंट डॉट जावा ये बना ली मैंने क्लास। इसके अंदर मैंने क्या करा, दो प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, आ रहा है समझ में, दो क्या करी है यहाँ पर मैंने, 1 सेकेंड, ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या किया, दो प्रॉपर्टी डिफाइन करी है। अब मान लो स्टूडेंट के साथ में, रोल नंबर के साथ में, नेम के साथ में किसी ने बोला अरे यार मुझे तो स्टूडेंट का एड्रेस भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और बढ़ा दूंगा, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस इक्वल टू नल, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो जितनी भी प्रॉपर्टी, जितने भी एट्रीब्यूट्स बढ़ते चले जाएंगे, मैं क्या करूंगा, क्लास के अंदर ऐड करता चले जाऊंगा। अब मैंने कहा है क्योंकि वैल्यू को सेट गेट करने के लिए सेटर गेटर बनाना पड़ते हैं, क्या बनाना पड़ते हैं, सेटर गेटर। तो मैं क्या करूंगा, इस दो प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन करी यहाँ पर, ठीक है। इसके पहले हम कर रहे थे इंटीजर a इक्वल टू 5, इंटीजर b इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या है, मेरी कस्टम क्लास है, कौन सी क्लास है, कस्टम क्लास है। तो कस्टम क्लास में मैंने क्या करा, मेरा एक स्कूल है, मुझे जरूरत पड़ी कि यार बच्चे का मुझे नाम और रोल नंबर ऐड करना है और गेट करना है। तो मैंने क्या करा है, दो प्रॉपर्टी ली, स्टूडेंट का नेम, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ठीक से करता हूं मैं, स्टूडेंट नेम, ठीक है, और यहां पर क्या करता हूं, स्टूडेंट रोल नंबर, छोटा आएगा यहाँ पर, आर बड़ा आएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर भी इस तरीके से किया होगा, ठीक है, ये देखा आपने, बॉर्डर विथ में बी छोटा है और डब्ल्यू बड़ा है, आ रहा है समझ में। कलर का सी छोटा है, अगर कलर के आगे और कुछ वर्ड आता तो क्या होता, वो अपर केस में चले जाता, राइट, लिखना पड़ता, ये स्टैंडर्ड है। अब मैंने यहाँ पर दो फील्ड ली, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट रोल नंबर। मैंने यहाँ राइट क्लिक करा तो इक्लिप्स बोलता है आपको हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए सेटर गेटर क्रिएट करके दे दूंगा। तो जैसे मैंने राइट क्लिक करा, यहाँ पर सोर्स पे आ गया, मैं किस पे आ गया, सोर्स पे, और मैंने यहाँ पर देखो क्लिक करा जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। जैसे इस पर क्लिक करूंगा, उसने बोला कि आपने दो प्रॉपर्टी लिख रखी है बाय डिफॉल्ट, तो क्या आप इसी के सेटर गेटर बनाना चाहते हैं, मैं बोलूंगा यस, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल। फिर उसने पूछा कि आप उसको पब्लिक रखना चाहते हैं, हर कोई इसको यूज कर सकता है, दूसरी क्लास उसको यूज कर सकती है, दूसरे ऑब्जेक्ट उसको यूज कर सकते हैं, यस। फिर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर जनरेट, ये देखिए जनरेट कर दिया। तो ये मेथड किसने लिख दी, सेटर गेटर की उसी ने लिख दी, किसने लिख दी, उसी ने लिख दी। दीज आर मेथड्स, क्या है ये, मेथड्स, कौन सी है, सेटर गेटर की। और ये यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी हुई, प्रॉपर्टीज क्या हुई, प्रॉपर्टीज हुई, एट्रीब्यूट्स हुए, क्या हुए, एट्रीब्यूट्स हुए, ठीक है, आ रहा समझ में। तो मैंने प्रॉपर्टीज, अब मुझे बोल दिया कि यार बच्चे का मुझे एड्रेस भी ऐड करवाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फटाक से प्रॉपर्टी बना दूंगा, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट एड्रेस इक्वल टू नल, और उसका क्या करूंगा, सेटर गेटर बनाने वाला हूँ, राइट। अब स्टूडेंट क्लास है मेरी, तो स्टूडेंट क्लास को टेस्ट कैसे करूंगा मैं, तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर अब मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, टेस्ट शेप की जगह यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट स्टूडेंट, क्या लिखता हूँ, टेस्ट स्टूडेंट, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसको रीनेम कर दूंगा, तो ये मेरी क्या बन गई, स्टूडेंट नाम की क्लास
बन गई टेस्ट करने के लिए, राइट। अगेन हमने क्या सीखा है कि जब भी आपको कोई कोड एग्जीक्यूट करना है तो यू मस्ट डिफाइन मेन मेथड, आपको मेन मेथड लिखना ही पड़ेगी, राइट। अब मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्टूडेंट का, क्योंकि मेरी क्लास कौन सी थी, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये बनना है मैंने ऑब्जेक्ट। अब मेमोरी में क्या हुआ, मेरे लिखते से ही न्यू ऑपरेटर लिखते से ही मेमोरी में क्या हुआ, जगह बन गई, इसकी जगह बन गई एस नाम की जगह बन गई कहीं पर भी, ठीक है, आ रहा समझ में। तो मेमोरी मैनेजमेंट ने क्या करा, एस नाम का एक ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर क्रिएट कर दिया। अब शेप हमारी क्लास है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा या हटा दूंगा, ठीक है। अब स्टूडेंट के अंदर कलर और बॉर्डर भी थे, नहीं है। स्टूडेंट के अंदर कलर और बॉर्डर भी थे, नहीं है। स्टूडेंट के अंदर क्या है, ये देखिए, हम देखते हैं स्टूडेंट के अंदर हमने क्या डाला था, नेम और रोल नंबर। तो मैं जैसे यहाँ पर एस डॉट सेट करूंगा तो क्या आएगा, स्टूडेंट नेम आ गया, स्टूडेंट नेम। मैंने कंट्रोल एस, मैंने डबल कोट डाले। अब नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, स्ट्रिंग पास करूंगा, क्योंकि ये क्या था, स्ट्रिंग टाइप का था। ये देखिए किस टाइप का था, ये देखिए स्ट्रिंग टाइप का था, आ रहा है समझ में, स्ट्रिंग टाइप का था। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं अब यहाँ पर क्या सेट कर दूंगा, रोल नंबर। तो एस डॉट सेट जैसे मैं करूंगा, कंट्रोल स्पेस, क्या करूंगा, कंट्रोल स्पेस, तो ये देखिए रोल नंबर उसने दे दिया कि बच्चे का रोल नंबर क्या है। अब ये 01 से चालू हुई इंडेक्सिंग, कहां से चालू हुई भाई, पहला बच्चा मैं ऐड करूंगा तो उसका रोल नंबर क्या डालूंगा, 01, और उसका नाम डाल दिया मैंने। इसी तरीके से दूसरे बच्चे का डालना हो तो मैं क्या करूंगा, एस डॉट स्टूडेंट नेम माइकल, एस डॉट रोल नंबर 02, आ रहा समझ में। अब इसको प्रिंट कराने के लिए अगेन मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में जाके क्या करूंगा, गेट करूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूं तो मुझे क्या मिल गया, स्टूडेंट का नेम मिल गया, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम मिल गया, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ एस डॉट गेट रोल नंबर, आना समझ में, तो मैंने गेट क्या कर लिया, रोल नंबर कर लिया, यहाँ पर सिंपल है। दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट कर लिया। अब मैं चला के देखता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, स्टूडेंट का नेम जो मैंने सेट किया वो आना चाहिए, और स्टूडेंट का रोल नंबर जो मैंने सेट किया वो आना चाहिए, राइट। आ गया, ठीक है। 01 डाला था तो उसने 1 लिया यहाँ पर, ठीक है। हो सकता हो 01 को 1 रीड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, स्टूडेंट का, फिर से समझते हैं इस कोड को वापस से हम लोग। आपको एक रिक्वायरमेंट आई, आपको कहा गया है क्लास बनाना है स्टूडेंट नाम की, आपने क्लास लिखी स्टूडेंट नाम की। जैसे आपने उस क्लास को लिखी, फिर आपको कहा गया कि उसके अंदर 2 प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का रोल नंबर। हम जानते हैं कि रोल नंबर इंटीजर होने वाला है, सभी को मालूम है रोल नंबर क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिक में ही आता है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटीजर। फिर हमको मालूम है स्टूडेंट का जो नेम है वो स्ट्रिंग में आता है, ठीक है। स्टूडेंट का नेम हमेशा किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। तो मैंने यहाँ पर नल सेट कर दिया, नल मतलब उसकी कोई भी वैल्यू, अगर हम स्ट्रिंग यूज करेंगे तो सेट करेंगे नल, और अगर हम इंटीजर यूज करेंगे तो सेट करेंगे 0। तो हमने क्या करा, उसको डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ये खाली है, ये क्या है, खाली है। फिर जावा ने हमको बोला कि आप सेटर गेटर हाथ से मत लिखो, मैं आपको सोर्स में जाके जनरेट करने की फैसिलिटी देता हूं, वैल्यू को सेट और गेट करने के लिए। ये आपको हमेशा यूज करना है, ये आपके जितने भी प्रोजेक्ट बनेंगे, ठीक है, कोर जावा में, एडवांस जावा में, कॉर्पोरेट जावा में, लाइफ टाइम आपको हमेशा सेटर गेटर बनाना रहेंगे, ठीक है। ये बहुत, ठीक है, ये बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, दैट इज थंब रूल। इसके बिना वैल्यू सेट और गेट नहीं होने वाली है। आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाओगे, कोई सा भी आप क्लास बनाओगे, तो आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, सेटर और गेटर लिखना पड़ेंगे उस क्लास के, क्योंकि वैल्यू को सेट कैसे करेंगे और वैल्यू को गेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गेट पे मैंने क्या बनाया, ये देखो सेट स्टूडेंट नेम, ठीक है, सेट स्टूडेंट नेम, और क्या करा मैंने, गेट स्टूडेंट नेम, आ रहा समझ में, गेट स्टूडेंट रोल नंबर, सेट स्टूडेंट रोल नंबर। अभी क्लास तो मैंने बना दी है, अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा मैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ये होता है, ये सिंटेक्स, ये क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन, क्या होता है ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये क्या हुआ, मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ। तो हमेशा ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट होते हैं, इसी तरीके से होता है, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इस एस की जगह में कुछ भी लिख सकता हूं,
इस एस की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में लिखना, ठीक है। इस एस को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या वैल्यू को सेट करा ली, एस डॉट सेट, आ रहा समझ में, एस डॉट सेट स्टूडेंट नेम और एस डॉट सेट रोल नंबर, ठीक है। मैंने बच्चे का, एक बच्चे का मैंने क्या करा है यहाँ पर रोल नंबर और नाम डाल दिया है। और मैं गेट करने के लिए क्या करूंगा, उसको मैंने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दी कि एस डॉट गेट स्टूडेंट नेम और एस डॉट गेट रोल नंबर, आ रहा है समझ में। और जैसे ही मैंने इसको चला के देखा तो उसने क्या करा, मेरा रोल नंबर और नाम मुझे भेज दिया है, आया समझ में। इसी तरीके से शेप वाला एग्जांपल है, सेम वही काम कर रहा है जो हमने अभी क्लास बनाई। यहाँ पर शेप नाम की बनी है कलर बॉर्डर भी, हमने स्टूडेंट नाम की बनाई नेम और रोल नंबर। यहाँ पर उन्होंने शेप का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमारी क्लास कौन सी थी, स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको सेट और गेट क्या से किया, आ रहा है समझ में। इसी तरीके से जावा में होता है कंस्ट्रक्टर, क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है, कंस्ट्रक्टर बोलता है कि जो क्लास का नाम होगा, जो क्लास का नाम होगा वैसा ही मेरा नाम होगा, जो क्लास का नाम होगा वैसा ही मेरा क्या होगा, मेरा भी नाम होने वाला है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक अ मेथड, कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक अ मेथड। ये मेथड की तरह होता है, देखिए कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ और क्लोज हुआ। इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, इसके अंदर रिटर्न टाइप नहीं होता है। यहाँ पर मैं रिटर्न लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता हूँ, रिटर्न नहीं लिख सकता हूँ। हमने एक मेथड में लिखी थी रिटर्न और हम उसको गेट करके सम करा रहे थे या डिवाइड करा रहे थे। अब यहाँ पर मैं रिटर्न नहीं लिख सकता हूँ। इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम, जैसा ही क्लास का नाम होगा वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम होने वाला है। दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो शेप शेप ऐसे हम क्या बना सकते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाता है कंस्ट्रक्टर। अब इसका काम क्या है, ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये टर्मिनोलॉजी क्यों, ये कंस्ट्रक्टर क्यों आया। तो इट इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो जाता है, जब आप जैसे न्यू कीवर्ड लिखते हो तो क्या होता है, ये कॉल हो जाता है। इसके अंदर जो भी जब लिखा रहेगा वो क्या होता है, इनिशियलाइज हो जाता है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का। कई बार आपको क्लास लिखते हो आप और आपको वैल्यू सबसे पहले चाहिए क्लास में लोडेड, कोई सी भी वैल्यूज आपको लोडेड चाहिए सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, तो आप क्या यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर। जैसा कि लिखा है, कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड इन इनिशियलाइज इंस्टेंस मेंबर और क्लास वेरिएबल। कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। इसका एग्जांपल हम समझेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस टाइम पे वो अवेलेबल हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। अ क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। एक क्लास के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर के साथ में। अभी यहाँ पर क्या है, देखो जीरो पैरामीटर, कुछ भी पैरामीटर नहीं है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा पब्लिक शेप और पैरामीटर दो पास कर दूंगा, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, तो वो क्या हो जाएगा, दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर होने वाला है। इसका मेन यूज कहाँ है, आपको कंस्ट्रक्टर में आप क्या करोगे, वैल्यू को इनिशियलाइज करोगे। क्या करोगे, वैल्यू को इनिशियलाइज करने से पहले से अवेलेबल रहेगी, ठीक है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। CONSTRU, ठीक है, कंस्ट्रक्टर दो परम, ठीक है। ये देखिए कंस्ट्रक्टर मैंने क्या बनाई, एक सिंपल क्लास बनाई, ठीक है। सिंपल क्या बनाई मैंने, क्लास बनाई और उसके अंदर मैंने क्या करा, इंट एक्स एक वेरिएबल लिया, आ रहा समझ में। इंट एक्स क्या बने लिया है, वेरिएबल लिया। और मैंने देखिए कंस्ट्रक्टर नाम की क्लास बनाई और उसके अंदर देखिए कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने। तो कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है कि मेरा नाम और क्लास का नाम एक ही होगा, आ रहा समझ में। तो मेरा नाम और क्लास का नाम एक ही होगा। अब मैंने क्या करा, एक्स के अंदर 5 असाइन कर दिया, एक्स के अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पर 5 असाइन कर दिया। सेट द इनिशियल वैल्यूज फ्रॉम अ क्लास एट्रीब्यूट्स एक्स, आ रहा समझ में। तो ये क्यों यूज होगा, हमेशा वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए होगा। जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये मैंने यहाँ पर बनाया न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट, जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्रिएट इंस्टेंस ऑफ द मेन क्लास और प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स। जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनने के साथ में ये वैल्यू सेट हो जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी, सेट हो जाएगी। अभी हमने क्या देखा था,
रोल नंबर और नेम में क्या हो रहा था, रोल नंबर और नेम में बाद में सेट कर रहा था, मैं ये देखिए टेस्ट स्टूडेंट में मैंने क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में मैं क्या कर रहा था, बाद में सेट कर रहा था। कैसे सेट कर रहा था, बाद में। अब कंस्ट्रक्टर बोलता है कि जैसे आप लिखोगे क्या, न्यू, जैसे आप कीवर्ड क्या लिखोगे, न्यू। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, मेरी क्लास का नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर माय ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे आप लिखोगे इस क्लास को, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसको सेव की हुई वेरिएबल की वैल्यूज को यहाँ पर गेट करके ले आऊंगा। तो मैंने इसको क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माय ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, तो क्या होगा, मुझे ये एक्स की वैल्यू प्रिंट करके देने वाला है। आ रहा समझ में? तो प्री इनिशियलाइज है। कई बार क्या होता है प्रोजेक्ट में, प्रोग्राम में, आपको क्या होता है, पहले से ही कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए रहेंगे, पहले से कुछ एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए रहेंगे, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये वैल्यू पहले से क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। अब कंस्ट्रक्टर में हमने जैसे कि देखा है स्लाइड के अंदर कि आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी रख सकते हो और पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर भी रख सकते हो। अब पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर दिखते हैं हम, इसका भी एग्जांपल होगा मेरे पास में। कंस्ट्रक्टर को कॉपी किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट आर, और जैसे मैं इसको पेस्ट करता हूं तो ये देखिए दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर मैंने एक मेथड बना रखी है, कंस्ट्रक्टर टू परम। ठीक है, ये देखिए अब इसको ठीक से समझते हैं हम लोग। अब ये पैकेज मैंने कौन सा ले रखा, कॉम डॉट आर। पैकेज का नाम कुछ भी हो सकता है। अब मान लो कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बना रहा हूं तो ये बेसिक जावा में आता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कॉम डॉट बेसिक जावा। सिंपल सी मैंने क्लास बनाई, कौन सी क्लास का क्या नाम है, कंस्ट्रक्टर टू परम। परम मतलब पैरामीटर, परम मतलब पैरामीटर। ठीक है, अब पैरामीटर की क्लास बनाई। अब देखिए मैंने इसके अंदर दो वेरिएबल बनाए। क्या बनाया मैंने, यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर करे मैंने, आईडी डिक्लेयर करा और नेम डिक्लेयर करा। ठीक है, आईडी डिक्लेयर करा और मैंने क्या करा, यहाँ पर नेम डिक्लेयर करा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पहला कंस्ट्रक्टर बनाया। क्या बनाया, पहला कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है कि मेरा नाम और क्लास का नाम क्या होगा, सेम होगा। तो ये देखिए कंस्ट्रक्टर टू परम नेम सेम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, दो पैरामीटर बनाया। अब पैरामीटर पास करा मैंने यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। मेथड के अंदर मैंने क्या पास कर दिए, पैरामीटर। तो इंटीजर आई और स्ट्रिंग एन। ठीक है, इंटीजर आई और स्ट्रिंग एन दो पैरामीटर पास करें। अब इसको इंटीजर आई क्यों लिया, क्योंकि पहला वेरिएबल मेरा क्या है, आईडी है इंटीजर टाइप का, तो मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का लिया है। दूसरा मेरा क्या नाम से, नेम नाम से, मतलब स्ट्रिंग, तो दूसरा पैरामीटर मैंने क्या लिया, स्ट्रिंग नाम से लिया। और मैंने क्या करा यहाँ पर, ये देखिए आईडी इक्वल टू आई और नेम इक्वल टू एन कर दिया। आईडी कौन सा मेरा, ये वाला है, आ रहा है समझ में, और आई कौन सा मेरा, जो मैं पास करूंगा, जो मैं क्या करूंगा, पास करूंगा यहाँ से। ये देखिए अभी इसको नीचे समझेंगे अपन लाइन ऑफ कोड पे। तो आई मैंने क्या करा, यहाँ पर पास करा, तो आई की वैल्यू किसके अंदर आ गई, इस आईडी के अंदर आ गई। जैसे मैं नेम पास करूंगा तो वो कहाँ जाएगा, इस नेम में आ जाएगा, और उसकी वैल्यू कहां पर आ जाएगी, इस नेम के अंदर आ जाएगी। ये क्या हुआ, मेरा दो पैरामीटर वाला हुआ। तो जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देखो कंस्ट्रक्टर s1 इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर टू परम, और जैसे ही मैं दो वेरिएबल दो दो यहाँ पर मैं पैरामीटर पास करूंगा, तो मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर है, आई और एन, इंटीजर आईडी और इंटीजर स्ट्रिंग नेम। तो इंटीजर आईडी और स्ट्रिंग नेम। अब इसी के अंदर मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिख रखा है। देखो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब इसने कुछ भी पास नहीं किया, इसके अंदर देखिए कुछ भी पास नहीं किया, इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या लिख दिया, सिर्फ ऐसे एक कोड लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आ रहा है समझ में। फिर मैंने क्या करा, डिस्प्ले करने के लिए एक मेथड बनाई।
मैंने क्या करा, एक मेथड बनाई, कस्टमाइज मेथड। मैं इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, वाइट डिस्प्ले, वाइट एबीसी XYZ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या करा, एक मेथड बनाई वाइट डिस्प्ले, और मैंने क्या करा, सिस्टम डॉट टॉप डॉट प्रिंटलन, क्या प्रिंट करा लिया मैंने, आईडी और नेम। आईडी और नेम कौन सा प्रिंट करा लिया मैंने, ये वाला आईडी और नेम। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, टेस्ट करने के लिए अगेन मैंने कहा है कि जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं किसी कोड को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मुझे मेन मेथड लिखना ही पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक मेन मेथड बनाई। अब मैंने दो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्टर टू परम मेरी क्लास है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया S1 इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर, दो परम वाला कंस्ट्रक्टर। अब मैंने यहाँ पर क्या पास कर दिया, 111 और माइकल। तो वो दोनों कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, इस आई और एन में चले जाएंगे और यहाँ पर सेट हो जाएंगे। ये देखिए, इधर से इधर वैल्यू में सेट कर सकता हूँ। तो आई के अंदर जो होगा वो किस में चले जाएगा, आईडी में। एन के अंदर जो होगा वो किस में चले जाएगा, नेम में, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा, एक और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया S2। मैं क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ध्यान रखना, मैं क्लास की क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया S2 इक्वल टू न्यू। अब इसके अंदर मैं कुछ भी पास करा है, नहीं करा है, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट वाला। आ रहा समझ में। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, S1 डॉट डिस्प्ले और S2 डॉट डिस्प्ले। जैसे मैं S1 S2 को क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। ये देखिए S1 और S2 को प्रिंट कराने वाला हूं मैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, एक में लिखा हुआ है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक में क्या लिखा हुआ जाएगा, 111 माइकल। रनेस किया मैंने, रनेस जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ पहले में और 111 और माइकल। अब जीरो नल कहां से आ रहा है, जीरो नल राइट, इस डिस्प्ले से आ रहा है। 1 सेकेंड, ओके। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं, आई थिंक वो ऑटोमेटिकली कॉल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का। सबसे पहले मैंने S1 बनाया, ठीक है। S1 डॉट डिस्प्ले करा मैंने, तो मेरे कितने पैरामीटर पास करें, यहाँ पर 2 पैरामीटर पास करें। तो 2 पैरामीटर जैसे मैं पास करता हूँ तो क्या होता है, मेरा ये 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जिसके अंदर मैंने ये देखिए 2 पैरामीटर में क्या क्या लिख रखा है यहाँ पर। ये देखिए 2 पैरामीटर में मैंने आईडी और नेम, मैंने आईडी और नेम पास करा। तो कंस्ट्रक्टर में क्या हुआ, इस आईडी के अंदर 111 आ गया और इस नेम के अंदर माइकल आ गया। फिर मैंने क्या करा, उसको यहाँ पर प्रिंट करवा लिया है, वहां पर मैंने क्या करा, इसको प्रिंट करा लिया। और जब भी मुझे, ठीक है, जब भी मैं पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो उसको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा है मेरा, S2 वाला बनाया मैंने। ये देखिए इसके अंदर कुछ भी पास करा है, नहीं पास करा, इसका मतलब क्या हुआ है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हुआ, देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हुआ और उसके अंदर से क्या आया उसके अंदर से, ये देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हो रहा है, समझना आप। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, वो सबसे पहले कॉल होने वाला है। और पैरामीटर वाला कब होता है, बाद में कॉल होता है। पैरामीटर वाला कब कॉल हो रहा है, बाद में कॉल हो रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब अगर किसी ने बोला अरे यार 3 पैरामीटर वाला बनाओ, कभी कभी मुझे जरूरत पड़ेगी रोल नंबर के साथ में, माइकल के साथ में एड्रेस की, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर एक फील्ड और डिक्लेयर करूंगा, स्ट्रिंग एड्रेस। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी के अंदर लिख सकता हूँ एक और वेरिएबल बना के स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूंगा, उसको सेट करा लूंगा। या फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं, कभी कभी मुझे जरूरत 2 पैरामीटर की पड़ेगी और कभी कभी जरूरत मुझे 3 पैरामीटर की पड़ेगी। तो मैं अगेन क्या करूंगा, सिंपल इसको कॉपी करूंगा, 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और क्या बना लूंगा, 3 पैरामीटर वाला। ये देखिए
क्या करूंगा मैं, 3 पैरामीटर वाला अभी एरर दे रहा क्योंकि 2 पैरामीटर वाला ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, स्ट्रिंग ऐड कर दूंगा, स्ट्रिंग ऐड फॉर एड्रेस। ठीक है, अब मुझे क्योंकि मैंने एड्रेस वेरिएबल डाला है यहाँ पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्ट्रिंग ऐड बना लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, उसको सेट करूंगा। तो सेट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर LHS टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड में क्या करूंगा, असाइन करूंगा इसको। ये देखो, तो एड्रेस में मैंने क्या करा, यहाँ पर ये एड्रेस लिखा, ठीक है, इक्वल टू लिखा, फिर यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, ऐड। अब नाम दोनों के सेम हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसको कुछ भी दे सकता हूँ, एड्रेस स्टूडेंट, एड्रेस स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा मैं, अब मैं क्या पास करूंगा, यहाँ पर आ रहा है समझ में। अभी कितने पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बन गया मेरे पास में, 3 पैरामीटर वाला। ठीक है, तो कभी कभी मुझे जरूरत पड़ेगी 2 पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर की, तो मैं इसको कॉल करूंगा, कॉल करना मतलब ये। और कभी कभी मुझे 3 पैरामीटर वाले की जरूरत पड़ेगी, तो मैं किसको कॉल करूंगा, इसको कॉल करूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगेन मुझे 3 पैरामीटर वाला कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 3 पैरामीटर पास करूंगा। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या पास करना पड़ेगा, कॉमा लगा के तीसरा पैरामीटर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मदीना, माइकल हमारा रहता है खजराना में, तो मैं क्या लिखूंगा, खजराना। आ रहा है समझ में। अब ऑब्जेक्ट भी हमारा सेम हो गया, तो उसने एरर मारना चालू कर दी कंपाइलेशन। वो बोलता है कि ऑब्जेक्ट का नाम दूसरा रखो क्योंकि तुम ऑलरेडी S1 लिख चुके हो। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, S3। अब अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, S3 डॉट डिस्प्ले। क्या लिखना पड़ेगा, S3 डॉट डिस्प्ले, राइट। अब मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है, पहला तो डिफॉल्ट कॉल होगा। मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो इसलिए। S2 S1 S3, सबसे पहले कौन सा कॉल होने वाला है, डिफॉल्ट, राइट। ठीक है, सबसे पहले कौन सा कॉल होने वाला है, डिफॉल्ट। आ रहा है समझ में। फिर कौन सा कॉल होगा, 2 पैरामीटर वाला। फिर कौन सा कॉल होगा, 3 पैरामीटर वाला। राइट क्लिक करके हम चला के देखेंगे। दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, 2 पैरामीटर वाला ही कॉल हो रहा है। क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, S3। ओके, प्रिंट में मुझे एक फील्ड और बढ़ाना पड़ेगी। कौन सी बढ़ाना पड़ेगी, प्रिंट में आईडी और नेम है, और साथ में मुझे एड्रेस भी तो प्रिंट कराना पड़ेगा, राइट। ठीक है, इशू आ रहा है समझ में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या करा, एक प्लस ऑपरेटर लिया, एक और प्लस डाला मैंने, और इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, डबल कोट्स डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या प्रिंट करा लिया, एड क्या था हमारा, स्टूडेंट था। आ रहा है समझ में, एड्रेस था। अब मैं जैसे राइट क्लिक करता हूं, वापस से चलाता हूं, आ रहा है समझ में। तो सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर 2 पैरामीटर मैंने पास करे तो 2 पैरामीटर वाला कॉल हुआ। ठीक है, अब प्रिंट कराने में तीसरे में नल आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी पास नहीं किया मैंने। देखो यहाँ पर पास नहीं किया मैंने। ठीक है, तो कौन सा कॉल हुआ हमारा, ये वाला कॉल हुआ, सेकंड वाला। अब तीसरे पैरामीटर, अब तीसरे में यहाँ पर सेकंड बार में यहाँ वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि सेकंड पैरामीटर वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मैंने तीसरा वैल्यू नहीं डाल रखा है। तो क्या जाएगी यहाँ पर, नल जाएगी। क्या जाएगी यहाँ पर, नल गई। और जैसी नल गई तो स्टूडेंट एड्रेस के अंदर क्या होगा, नल आएगा। फिर मैंने तीसरे वाले कंस्ट्रक्टर जब कॉल किया तो उसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, खजराना। अब इसके अंदर वैल्यू चली गई, खजराना यहाँ पर गई। फिर यहाँ से मैंने किस पे सेट कर दी, स्टूडेंट के एड्रेस पे सेट कर दी, और मैंने क्या करा, यहाँ पर प्रिंट करा लिया। अब एक तरीका और है, अब यहाँ नल क्यों आया, आप बोलेंगे यार ये नल क्यों आया, ये नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक मेथड और बना सकते हो अपने डिस्प्ले की। यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्ले, यहाँ पर आप डाल दो डिस्प्ले टू परम, क्या डाल दो, डिस्प्ले टू परम। आ रहा समझ में। तो अब ये किसको डिस्प्ले करेगी, 2 पैरामीटर को करेगी, कंट्रोल C। ये किसको करेगी, 2 पैरामीटर को करेगी। और एक मेथड आप और बना लो, डिस्प्ले 3 परम। ठीक है, ये कॉपी किया मैंने, ये पेस्ट किया, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, डिस्प्ले 3 परम।
अब टू परम में क्या होगा, सिर्फ क्या आएगा, नाम और, आ रहा समझ में। अब टू परम वाली कॉल क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या पास कर दूंगा, ये देखिए दो परम तो तीन परम वाली कॉल करना है, तो आप क्या करोगे, तीन परम। आ रहा समझ में, सिंपल है। अब हमारे रिजल्ट सही आने वाले हैं, आया समझ में। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो ही होगा हमेशा, एनी हाउ, राइट। अगर आपने कोई सा भी कंस्ट्रक्टर्स में लिखा है या नहीं लिखा है, अब देखिए हमने दो पैरामीटर वाला कॉल किया, आ रहा समझ में। तो कौन सी मेथड कॉल हुई हमारी, ये वाली कॉल हुई, जिसके अंदर मैंने आईडी और नेम को प्रिंट किया है। और देखिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया S3, S3 के अंदर तीन पैरामीटर डाले हुए हैं मैंने, तो तीन पैरामीटर मैंने कौन सी कॉल करी, मेथड थ्री पैरामीटर वाली। तो उसने क्या करा, ये वाली मेथड को कॉल किया है और क्या करा, यहाँ पर मेरे को रिजल्ट दे दी। कंस्ट्रक्टर आया समझ में। तो वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए कोई सी भी वैल्यू पहले से है आपके पास में, ठीक है। आप जैसे कुछ कुछ फार्मूले होते हैं हमारे पास में, जैसे पाई आर स्क्वायर एच कुछ आपका फार्मूला होता है, ठीक है। और भी मैथमेटिक्स में बहुत सारे फार्मूले होते हैं। तो आप चाहते हो जब भी मैं क्लास को लोड करूं, जब भी मैं उसको इनिशियलाइज करूं, तो वो मेरे फार्मूले पहले से अवेलेबल हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पर 5 कर दी, तो ये क्या होगा, सेट द इनिशियल वैल्यू फॉर द क्लास एट्रीब्यूट एक्स। ये क्या हो गया, हमेशा के लिए यहाँ पर सेट हो गई है। जब जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जब जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वैल्यू आने वाली, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लेना, कंस्ट्रक्टर की आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हम देख चुके हैं, दो पैरामीटर वाले, तीन पैरामीटर वाले, ठीक है। अगेन वही मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हमने बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ देखा उसको, ठीक है। अब ऐसे होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग मतलब वही एक मेथड के साथ में, एक मेथड के साथ में आप क्या कर सकते हो, मेथड को दूसरी मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हो, राइट। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये देखिए पहली मेथड, पहला मेरा क्या था, डिफॉल्ट मेथड थी, ये रही डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट के साथ में मैंने क्या करा, ओवरलोड करा मेथड को। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये देखिए दो पैरामीटर पास करे, दैट इज ओवरलोडिंग। दैट इज अगेन क्या है, ओवरलोडिंग। दो पैरामीटर डाली है, मतलब मैंने इस कंस्ट्रक्टर मेथड को क्या करा, ओवरलोड कर दिया है। तीन पैरामीटर डाल के मैंने क्या करा, उसको ओवरलोड कर दिया है। इसी को क्या कहते हैं हम, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आ रहा है समझ में। एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर, चार, पांच, छह, नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ पैरामीटर से मैं क्या कर सकता हूं, उसको सेम मेथड को, मेथड का नाम सेम है और मैं उसको क्या कर सकता हूं, ओवरलोड कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कॉल करा था हमने, कॉल करके देख लिया अभी हमने, अभी देखा स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और हमने क्या करा, यहाँ पर रोल नंबर और नाम पास करा। अब दो पैरामीटर पास करूंगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दो पैरामीटर वाला। तीन पास करूंगा तो क्या होगा, तीन वाला। डेफिनेशन भी लिख रखी है इसमें, इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी क्रिएटेड बाय द जेवीएम। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं लिखते हो तो जेवीएम क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, जो दिखता नहीं, जो हमको दिखता नहीं, इंटरनली होता है। और अगर आपने पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर डिफाइन करे तो आपको हाथ से लिखना पड़ेगा कौन सा कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट इफ यू डिफाइन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर देन इट इज मैंडेटरी टू डिफाइन अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे कि हमने कोड में लिखा है कि हमने दो पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर तो लिख दिया है, तीन पैरामीटर भी वाला लिख दिया है, तो हमको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, राइट। आ रहा है समझ में। और इसको, इसके अंदर दो पैरामीटर तीन पैरामीटर का पास कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और एक और रूल को फॉलो करता है, मेथड ओवरलोडिंग। ये मेथड ओवरलोडिंग भी कहलाएगी क्योंकि आपका मेथड नेम सेम है। मेथड नेम कौन कौन सा आपका, ये देखिए ये और आपका मेथड नेम ये तीनों के नाम सेम है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग आल्सो। आने वाले टॉपिक में हम देखने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो ये मेथड ओवरलोडिंग को भी फॉलो कर रहा है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। आया समझ में, कंस्ट्रक्टर दो पैराम तीन पैराम डिफॉल्ट। इसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हमने देखा है अभी, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, देखिए डिक्लेरेशन का तरीका बताया। प्रिमिटिव डेटा टाइप हम इस तरीके से करते थे, इंट आई इक्वल टू 5। आ रहा समझ में, आई इक्वल टू 5 कर दिया मैंने, तो अब आई के अंदर क्या चले गया, 5 चले गया। तो जैसे ही मैं आई को क्रिएट करता हूं तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, एक 4 बाइट की जगह बन जाती है। कितने बाइट की बनती है, क्योंकि इंटीजर हमारा कितने बाइट का होता है,
4 बाइट की जगह घेरता है, तो 4 बाइट के अंदर अब क्या चलेगा मेरा 5 चलेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर 5 लिख रखा है। अब जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं लिखता हूँ शेप s इक्वल टू न्यू शेप, तो s1 एक ऑब्जेक्ट बन गया। देखिए आप s1 क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर क्रिएट होगा जिसकी साइज क्या होगी 2 बाइट की होगी, 2 बाइट की होगी। अब उसके अंदर मैंने क्या करा, कलर और बॉर्डर भी हमने क्या यूज करा, नेम और हमने क्या यूज करा, नेम और हमने क्या यूज करा, नेम और रोल नंबर, राइट, नेम और रोल नंबर। तो नेम और रोल नंबर किसके अंदर आ जाएंगे, इस s1 ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाले हैं। फिर हमने याद है हमने क्या करा था, सेटर और गेटर्स बनाए थे, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर s1 ऑब्जेक्ट। तो सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, अब s1 के अंदर आ जाएगी। तो s1 कितने बाइट का है, 2 बाइट का है। अब इसके अंदर मान लो उसका एड्रेस है 1010, ठीक है। तो मेमोरी में एक जगह और बनेगी जिसके अंदर क्या होगा, आपका स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम जाने वाला है, और क्या जाने वाला है आपका सेटर और गेटर मेथड्स, जो भी आप वैल्यू सेट करोगे गेट करोगे सब किसके अंदर सेव होने वाली है, इस s1 ऑब्जेक्ट के अंदर सेव होने वाली है। तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से होगा, 2 बाइट लेगा, और अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा तो वो क्या लेगा, आपका 4 बाइट लेने वाला है। स्टैटिक कल हमने देखा था, स्टैटिक हमने देखा था क्या पिछली क्लास में दिलशाद भाई, ठीक है। स्टैटिक भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इंस्टेंस वर्सेस स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस है, तो इंस्टेंस में क्या होता है, इंस्टेंस में जब भी हम किसी चीज को ओवरराइट करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, ओवरराइट करते हैं, ठीक है। तो जब जब हम ओवरराइट करते हैं तो उसका क्या होता है, नया मेमोरी एलोकेशन बनते चला जाता है। अभी मैंने यहाँ पर क्या करा था, s1 बनाया था, तो s1 में सेट कलर क्या था, रेड, आ रहा है समझ में, s1 में क्या था, रेड था। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट s1 या फिर शेप s1, तो कलर क्या था, रेड था, और बॉर्डर विड्थ क्या थी उसकी 5 थी। तो एक मेमोरी एलोकेशन हो गया, उसके अंदर क्या आ गया, रेड और 5। जैसे मैं क्रिएट करता हूँ s2, और s2 के अंदर मैंने क्या सेट कर दिया, व्हाइट और 10, तो ये s2 बन गया हमारा, क्या बन गया यहाँ पर s2। अब यहाँ पर क्या चले गया हमारा, व्हाइट और 10, तो इसके अंदर क्या है, रेड और 5, और इसके अंदर क्या है हमारा, व्हाइट और 10। आ रहा है समझ में, जितनी जितनी बार मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा s1 s2 s3 s4 s5 s6, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालूंगा, उतने ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे मेरे यहाँ पर क्रिएट होने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस, ठीक है। अलग अलग इंस्टेंस बन रहे हैं उसके, रेड और 5 के साथ में s1 बन रहा है, हाँ, व्हाइट और 10 के साथ में s2 बन रहा है, ठीक है। अब मैंने कर दिया ब्लू और 15, तो ब्लू और 15 के साथ में s3 बन गया। तो कितने हो रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, एट्रीब्यूट के साथ में क्रिएट हो रहे हैं मेमोरी के अंदर। 1 2 3 n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकता हूं। मगर स्टैटिक बोलता है, स्टैटिक बोलता है कि आप सिर्फ एक ही बार मेरे के अंदर मेमोरी एलोकेशन कर सकते हो, मैं वैल्यू को एक ही बार लेने वाला हूं। जैसे मैंने लिखा पाई का फार्मूला होता है 3.14, ठीक है। तो पाई का जो भी फार्मूला होता है तो उसके लिए मेमोरी एलोकेशन कितनी बार होने वाली है, एक ही बार होने वाली है। तो उसके लिए जैसे मान लो मेमोरी एलोकेशन हुआ, तो ये पाई के अंदर 3.14 यहाँ पर क्या होता है, एक ही बार से हो गया, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूं। और उसका मेमोरी एलोकेशन कितनी बार होगा, एक ही बार होगा। कितनी बार होगा, एक ही बार होगा। तो स्टैटिक हम देखने वाले हैं, ठीक है। स्टैटिक देख के हम इंक्रिप्शन पे बाद में आएंगे। अब देखिए स्टैटिक के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट आर। तो स्टैटिक में मेरे पास क्या होती है, स्टैटिक वेरिएबल, ये देखिए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टैटिक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं हम, स्टैटिक कीवर्ड के साथ में यूज करते हैं। कैसे करते हैं, स्टैटिक। अब इंट a इक्वल टू 23 मैंने सेट कर दिया, इंट a इक्वल टू 23। अब मेमोरी में कहीं पर इंट a इक्वल टू 23 सेव हो गया है, अब उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, यूजर चेंज नहीं कर सकता, आप में कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। फिर मैंने लिखा स्टैटिक इंट b और लिखा स्टैटिक इंट मैक्स। तीन मैंने क्या कर रहे हैं, तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर जो किस टाइप के हैं, स्टैटिक टाइप के हैं। अब स्टैटिक क्या बोलता है, 1 सेकंड, स्टैटिक ब्लॉक, कंट्रोल शिफ्ट आर, स्टैटिक वेरिएबल देखना है हमको, ठीक है। ठीक है, ये देखिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, रोल नंबर और नेम, रोल नंबर और नेम आपके बार बार चेंज होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट। मगर आपकी यूनिवर्सिटी डीएवीवी रहने वाली है, क्या रहने वाली है, डीएवीवी। तो आप क्या करोगे, उसको स्टैटिक बना लोगे,
इंदौर में, अगर आप इंदौर में हो तो आपको मालूम है कि इंदौर में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी काम करती है, डीएवीवी। तो मैंने इस वेरिएबल को क्या डिक्लेयर कर दिया, स्टैटिक कर दिया। तो जैसे ही मैं स्टैटिक डिक्लेयर करता हूं तो मेमोरी एलोकेशन इसके लिए एक ही बार होगा। कितनी बार होगा, एक ही बार होगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा रोल नंबर और नेम, तो आपके मल्टीपल रोल नंबर हो सकते हैं और मल्टीपल आपके नेम हो सकते हैं। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लिया है। मैंने क्या करा है, कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, रोल नंबर और नेम। और रोल नंबर और नेम को मैंने क्या करा, ऊपर वाले वेरिएबल्स में सेट करवा लिया। एक मेथड बनाई मैंने, पब्लिक वाइड डिस्प्ले। एक मेरी कस्टमाइज मेथड बनाई, पब्लिक वाइड डिस्प्ले, और उसके अंदर क्या कर दिया मैंने, रोल नंबर, नेम और यूनिवर्सिटी का नाम पास कर दिया। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब मैंने मेरी यूनिवर्सिटी में या मेरी क्लास में 3 बच्चे हैं, ठीक है। एक ये आरिफ, माइकल और रिजवान, ये मेरे पास 3 बच्चे हैं। तो मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, S1, S2, S3, और मैंने कौन सी मेथड को कॉल करा, डिस्प्ले। अब अगेन जब भी हमको मेथड्स को कॉल करना पड़ता है तो हम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में मेथड को कॉल करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में। अब S1 के साथ में डिस्प्ले कॉल करी तो मेरी कौन सा पैरामीटर मेरे जाएंगे, यहाँ पर ये वाले जाने वाले हैं। S2 के साथ में मेरे कौन से पैरामीटर जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं। S3 के साथ में मेरे क्या जाने वाले हैं, ये वाला पैरामीटर जानने वाले। अब मैं जानता हूं कि तीनों की यूनिवर्सिटी डीएवीवी है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यूनिवर्सिटी पास कर दिया ऊपर डिस्प्ले के अंदर, और यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, डीएवीवी। आ रहा है समझ में। तो हम इसको चला के देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो तीनों बच्चों के नाम और रोल नंबर डिफरेंस हो सकते हैं, मगर यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी, सेम, डीएवीवी। तो डीएवीवी मेमोरी एलोकेशन में कितनी बार गया, एक ही बार गया है। आ रहा है समझ में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, जब भी आप यहाँ कुछ लिखोगे स्टैटिक, जब भी आप क्या करते हो, स्टैटिक ब्लॉक का यूज कब करेंगे, जब भी आपको स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यूज को असाइन करना हो, प्री इनिशियलाइज करना हो, तो आप उसको किस में लिखेंगे, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा स्टैटिक इंट इक्वल टू A23। अब मेमोरी में A23 यहाँ पर सेव हो गया। मैंने लिखा स्टैटिक इंट B, और उसकी कोई भी वैल्यू नहीं दी है, देखिए आप, कोई भी वैल्यू नहीं दी है, और स्टैटिक इंट मैक्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, ये देखिए, एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया, स्टैटिक ब्लॉक मेथड के जैसा ही बनता है। और मैंने क्या करा, बी के अंदर a इंटू 4 कर दिया, बी के अंदर मैंने क्या कर दिया, a इंटू 4 कर दिया। तो 92 यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले से इनिशियलाइज होने वाला है। फिर मैंने यहाँ पर एक और ब्लॉक बनाया, तो मैं मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स लिख सकता हूँ। मैंने एक और ब्लॉक लिखा और उसके अंदर मैक्स की वैल्यू क्या डाल दी, 30 डाल दी, मैक्स की वैल्यू क्या डाल दी, 30 डाल दी। तो अब क्या होता है, मेमोरी के अंदर 3 जगह बन गई, ए की वैल्यू 23 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, 92 हो गई, यहाँ पर चली गई, और सी की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई, यहाँ चली गई। तो मैंने क्या करा, स्टैटिक वेरिएबल को यहाँ पर क्या करा, इनिशियलाइज कर दिया, वैल्यू असाइन कर दी है। और जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ डिस्प्ले मेथड के अंदर, तो ए, बी और मैक्स की वैल्यू मेरी प्रिंट होने वाली है। आ रहा है समझ में। और स्टैटिक ब्लॉक को मैं क्या कर सकता हूँ, ये स्टैटिक मैंने क्या करी, स्टैटिक मैंने यहाँ पर ये मेथड बनाई है। मेथड भी मैंने कैसी बनाई है, स्टैटिक टाइप की। तो स्टैटिक मेथड को मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास के नाम के साथ कॉल कर सकता हूँ, मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या करा, स्टैटिक ब्लॉक, ये क्लास है मेरी स्टैटिक ब्लॉक, ये देखिए। और मैंने क्या करा, डॉट डॉट लगा के डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लिया। मुझे इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इस तरीके से नहीं पड़ी। देखो ये स्टैटिक ब्लॉक ब्लॉक इक्वल टू स्टैटिक ब्लॉक, क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि मेथड को क्या बना रखा है, स्टैटिक बना रखा है। तो स्टैटिक मेथड को मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास के नाम के साथ कॉल कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करके देखूंगा तो हमारी डिस्प्ले मेथड कॉल होगी, और डिस्प्ले के अंदर ए, बी और मैक्स प्रिंट होने वाला है।